डॉलर भाग रहा है और रुपया हाँफ रहा है और जेब चुपचाप ये सब देख रही है। $1 की कीमत नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 96 रुपये 25 पैसे। पर हंगामा इस बात पर बरपा है कि डॉलर जिस रफ्तार से भाग रहा है कहीं 100 के पार ना पहुंच जाए। अब यक्ष प्रश्न है कि अगर रुपए का गिरना बंद नहीं हुआ तो होगा क्या। तेल पहले से ही महंगा है, खरीदेंगे हम डॉलर में ही। डॉलर महंगा होगा तो तेल और महंगा होगा। दोनों मिलकर के हमारे बैंक बैलेंस का संतुलन बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन सबसे महीन सवाल कि क्या सिर्फ तेल के महंगे होने से डॉलर चढ़ रहा है? क्या रुपए के कमज़ोर होने की वजह सिर्फ ईरान अमेरिका युद्ध है या कहानी में कोई कैमियो भी है? 1.5 साल में डॉलर 10 रुपये महंगा हो चुका है। जानकार तो ये तक कहते रह गए कि जानबूझकर रुपए का मूल्य गिराया जा रहा है। लेकिन अब हालात ये हैं कि डॉलर रोके नहीं रुक रहा। रिजर्व बैंक लगातार डॉलर बाजार में निकाल रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजा सिफर है। सवाल ये कि क्या सरकार ने देर कर दी? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। केरलम में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उनके शपथ ग्रहण समारोह पर भी एक नज़र डालेंगे। उत्तर प्रदेश में नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी बताएंगे। और भोपाल में ट्विशा की मौत का सच क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 96 के पार डॉलर पहुंच चुका है। आज मार्केट बंद होने तक रुपया 54 पैसे गिरा और $1 96.25 तक पहुंच गया। डॉलर 100 रुपये की ओर आंखें तरेर रहा है। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रुपया क्यों गिर रहा है। असली सवाल यह है कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत की मुद्रा, हमारा रुपया, हर बड़े वैश्विक संकट में दबाव में क्यों आ जाता है। रुपया कमज़ोर होता चला जाता है पर इसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता। पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, भारत की आयात निर्भरता, अमेरिका की आर्थिक ताकत और तेल की राजनीति जैसे कई फैक्टर्स हैं जो रुपए को कमज़ोर करते हैं और डॉलर को मजबूत करते हैं। एक एक करके समझते हैं रुपया कमज़ोर क्यों होता है और सबसे अहम बात कि अभी हालात इतने ख़राब क्यों हैं। इस बात की आशंका क्यों जताई जा रही है कि डॉलर 100 के पार भी जा सकता है। इसमें सबसे अहम है हमारा आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, जो मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं, जो हम बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं। अगर हमारा निर्यात ज़्यादा रहे आयात से तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि तब हमारे ख़जाने से जितने डॉलर निकलेंगे उससे ज़्यादा आएंगे। लेकिन होता है उल्टा, हम खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। यानी एक बात तो ये है कि हम घाटे में रहते हैं और इसी घाटे को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। वेस्ट एशिया के क्राइसिस ने पूरे दुनिया के व्यापार को चोट पहुंचाई है। सप्लाई की समस्या पैदा हुई है। इन बाधाओं के बीच भारत का माल निर्यात, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ये हम मंथली ट्रेड की बात कर रहे हैं। अप्रैल में हमने जितना माल एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू बनती है $43.56 अरब, जो लगभग 4.18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि माल आयात यानी जितना सामान हमने दूसरे देशों से मंगाया उसको निर्यात की तुलना में बहुत ज़्यादा है। माल आयात यानी मर्चेंडाइज इंपोर्ट का मूल्य 71.94 अरब डॉलर यानी करीब 6.91 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। नतीजा क्या हुआ? भारत का अप्रैल का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा लगभग 28 अरब डॉलर रहा, यानी करीब 2.69 लाख करोड़ रुपए। अगर डॉलर का दाम 95 रुपए पर फिक्स किया जाए तो ये इतना बनता है 2.69 लाख करोड़ रुपए। एक नज़र ये भी देख लीजिए कि हमारे ज़्यादा डॉलर क्या खरीदने में खर्च हुए। द वीक की एक रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2025 की तुलना में सोने का आयात 81% बढ़ा है। लगभग 53,200 करोड़ रुपए का सोना हमने खरीदा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करनी पड़ी कि सोना ना खरीदें तो बेहतर होगा। चांदी भी दबा के खरीदी गई है। चांदी का आयात 157% बढ़कर $411 मिलियन यानी करीब 3,905 करोड़ रुपए पहुंच गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कच्चे तेल का आयात पिछले साल की तुलना में लगभग 10% घटा। वजह साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से तेल गैस की सप्लाई बाधित हुई है। लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से इस सेक्टर का कुल आयात बिल फिर भी 18.6 अरब डॉलर रहा, यानी करीब
1.77 लाख करोड़ रुपए। वैसे बढ़ते हुए आयात बिल की वजह सिर्फ कच्चा तेल और सोना चांदी ही नहीं है। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम और जेम्स ज्वेलरी को छोड़ करके आयात बढ़कर के लगभग 45 अरब डॉलर यानी 4.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि अप्रैल 2025 में ये 39 अरब डॉलर था। यानी कि पेट्रोल और ये जो रत्न और सोना है, इनके अलावा भी हमारा आयात बढ़ा है। इनमें लोहा, स्टील, केमिकल मटेरियल और वेजिटेबल ऑयल जैसे कई सेक्टर्स हैं जिन्होंने भारत के आयात बिल में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन ये बात साफ है कि हमारे बिल में सबसे बड़ा योगदान तेल का होता है। इसे सिर्फ एक महीने के आयात से नहीं मापा जा सकता। भारत अपनी तेल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 85 to 90% तक का तेल आयात करता है, बाहर से मंगाता है, और ये सारा आयात डॉलर से होता है। इस समय ब्रेंट क्रूड करीब $109 प्रति बैरल और WTI लगभग $104 प्रति बैरल पर है। लेकिन भारत के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत, जो इंडियन क्रूड बास्केट का कीमत है, वो करीब $150 प्रति बैरल आंकी जा रही है। इतनी ऊंची कीमतें सिर्फ भारत का ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ाती हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने का मतलब है कि डॉलर खजाने से ज़्यादा निकलेंगे। जितने डॉलर हम ज़्यादा देंगे, रुपया उतना ही कमज़ोर होगा और इसका असर दिख भी रहा है। लेकिन इस घाटे को पूरा करने के लिए हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। भारत में आबादी है ज़्यादा, खपत भी है ज़्यादा, इसलिए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारा देश निवेश के लिए एक अच्छी जगह दिखने लगा। जो व्यापार घाटे से हम नुकसान उठा रहे थे, उसकी भरपाई हो रही थी इसी निवेश से। इसको कहते हैं कैपिटल गेन। लेकिन कैपिटल गेन के क्या हालात हैं, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। भारत में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि विदेशी निवेशक हमारे देश में पैसा लगाने के लिए अट्रैक्ट हों, लेकिन हो रहा है एकदम उल्टा। विदेशी निवेशक FIIs भारत में पैसा लगाने के बजाय जो लगाया था पहले वो भी निकाल रहे हैं, और ये आज से नहीं कई महीनों से चल रहा है। 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1.6 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। तब इसे एक साल की सबसे बड़ी बिकवाली बताया गया था। साल बदला 2026 में नई उम्मीदों के साथ शुरुआत हुई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई। निवेशकों का आना जाना लगा था कि इस बार स्थिति थोड़ी बेटर होगी, लेकिन 28 फरवरी के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसका बुरा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। निवेशक सुरक्षित और कमोबेश स्टेबल ठिकाने की ओर भागने लगे। घबराए विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में अपनी बिकवाली को और तेज कर दिया। अब आलम यह है कि 2026 को बीते हुए केवल 4 महीने हुए हैं और विदेशी निवेशक शेयर बाजार से 1.92 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। यानी जितना कुल जमा पूरे 2025 में निकाले थे, उससे ज़्यादा 2026 के शुरुआती 4 महीनों में ही निकल गए। आंकड़े गवाहें कि ये बिकवाली किसी भी कैलेंडर ईयर के शुरुआती 4 महीनों में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। मंथ वाइज ब्रेकडाउन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी इस बिकवाली का असर केवल भारत ही नहीं, एशिया के कई देशों पर पड़ा है। AI सेक्टर के लिए मशहूर दक्षिण कोरिया और ताइवान भी इसकी जद में हैं। सबसे ज़्यादा मार दक्षिण कोरिया पर पड़ी, जहां से विदेशी निवेशकों ने 35.3 अरब डॉलर यानी 3,40,000 करोड़ रुपए निकाल लिए, अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो। दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ताइवान रहा। खबरें बता रही हैं कि इस बिकवाली की शुरुआत सितंबर 2024 से हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि उस समय भारतीय कंपनियों के मुनाफे शेयरों की कीमत से मैच नहीं कर रहे थे, यानी मुनाफा शेयर की कीमतों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, जिससे निवेशकों में अफरा तफरी मच गई थी और तब से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक जारी है। विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने की एक वजह तो पश्चिम एशिया के हालात हैं, लड़ाई चल रही है वहाँ, लेकिन जद में दुनिया के कई बड़े देश हैं। कब क्या हो जाए कुछ भी निश्चित नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप कल को ट्रूथ सोशल पर क्या लिख दें, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। युद्ध की स्थिति में निवेशक जोखिम लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, खोजते हैं अपने लिए सेफ हेवन, सुरक्षित पनाहगाह। पर रुपए और डॉलर की इस रेस को थोड़ा पीछे जाकर के समझें तो पिछले 4 साल में डॉलर की कीमत 20 रुपए से ज़्यादा बढ़ गई है और पिछले 1.5 साल में लगभग 10 रुपए डॉलर महंगा हो गया है। यानी बिना किसी अर्थशास्त्र का नियम लगाए हम एक चीज़ तो साफ समझ सकते हैं कि रुपए के गिरने को ईरान अमेरिका युद्ध से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, ये इसके पहले से गिर रहा था। बात तो सही है कि ईरान युद्ध जो है या मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है वो निमित्त बन गया, वो कारण नहीं है, एकमात्र कारण वो नहीं है। ये तो वैसे ही बात हुई कि हमारे घर की जो दीवार थी
वो दीमक ने खा रखी थी और जब भूकंप का झटका लगा तो उसमें दरार आ गई। तो ये भूकंप का झटका लगने से दरार आ गई है हमारे रुपये में, हमारी अर्थव्यवस्था में। असली कारण ये है कि हम विदेश से सामान ज़्यादा खरीदते हैं, मतलब इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है, और हम विदेश में सामान और सर्विसेज कम बेचते हैं। तो मैंने एक उदाहरण के ज़रिए समझाया था कि अगर मान लीजिए हम $100 खरीदने पर खर्च करते हैं विदेश से सामान, तो हमारी कमाई है सिर्फ $88 की। मतलब ये हुआ कि $12 का गैप है हमारे करंट अकाउंट में। ये जो हम जब सामान खरीद फरोख्त करते हैं उस पे जो घाटा होता है उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट्स। इसकी भरपाई हम अब तक करते आ रहे थे FDI से, मतलब जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसे लगाती है तब, और दूसरा जो विदेशी निवेशक शेयर बाज़ार में पैसे लगाते उस FII के ज़रिए। लेकिन हमारे देश में जो एक तो ये पहले से प्रॉब्लम थी, पहली नंबर एक कि हमारा एक डेफिसिट है, हमारी कमाई कम है डॉलर में और ख़र्चा ज़्यादा है, और दूसरी बात जो बाकी ज़रिए से पैसे आ रहे थे, ख़ास करके जो विदेशी निवेशक थे वो भारत के शेयर बाज़ार में नहीं आ रहे, बल्कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर वो पिछले 2 महीने में बेच चुके हैं, जो कि लगभग 20-22 बिलियन डॉलर का हिसाब बैठता है। तो जब डॉलर देश से जाएंगे तो डॉलर महंगा होगा। जैसा मैंने कहा कि ये बहाना है, ये एक निमित्त बना है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो ये है कि हमारे पास ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता है हमको और हमारी कमाई डॉलर की कम है। 100 रुपए की ओर भागते डॉलर को रोकने के लिए RBI ने कुछ कदम भी उठाए हैं। संघर्ष शुरू होने से पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग $728 अरब था, जो अब घट करके $690 अरब के करीब रह गया है, यानी करीब $38 अरब या लगभग 3.61 लाख करोड़ रुपए की गिरावट इसमें आई है। अहम बात यह है कि इनमें से लगभग $28 अरब करीब 2.66 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मार्च महीने में खर्च किए गए। इससे साफ दिखता है कि रिजर्व बैंक ने बाजार को संभालने के लिए कितने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया है। इतना भारी खर्च करने के बावजूद RBI ने साफ कहा है कि वो रुपए को किसी तय स्तर पर बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका उद्देश्य सिर्फ अत्यधिक उतार चढ़ाव, एक्सेसिव वोलेटिलिटी को रोकना है, ना कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कोई निश्चित कीमत तय करना। फिलहाल भारत के पास लगभग 11 महीनों के आयात को कवर करने लायक विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, लेकिन जिस तेज़ी से ये भंडार घट रहा है उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि RBI कब तक इसी तरह लगातार बाजार में हस्तक्षेप जारी रख पाएगा। लेकिन उससे भी अहम यह है कि कुछ अर्थशास्त्री ये दावा कर रहे हैं कि डॉलर 110 रुपए तक जा सकता है, कुछ तो उससे भी ज़्यादा का अनुमान लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई आने वाले समय में रुपए का संभलना मुश्किल हो जाएगा? क्या वाकई अब स्थिति सरकार के हाथों से बाहर जा चुकी है? देखिए, ये बात सही है कि रुपया जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, 100 रुपया $1 का, वहाँ तक जाने की आशंका बनी हुई है, और यही कारण है कि रिज़र्व बैंक और सरकार कदम उठा रही है कि हमारे डॉलर के खर्च कम हो। और 110 और 120 डॉलर तक जहाँ तक जाने की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े ब्रोकरेज हाउस है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि रुपया इतना गिर जाएगा, बल्कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, कुछ का अनुमान ये है कि अगर शेयर बाज़ार में विदेशी निवेशक आ गए, वापस FII आ गए, या अमेरिका वाली जो डील है भारत की ट्रेड डील वो हो गई और FDI हमारे पास आ गया, तो ये जो 96 रुपये पर पहुंच गया डॉलर, ये 90 रुपये पे भी आ सकता है, 86 रुपये पर भी आ सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि रिज़र्व बैंक इसको नीचे नहीं गिरने देगा। एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में रिज़र्व बैंक हमेशा उसको डॉलर को काबू में रखता है। उसकी वजह यह है कि अगर डॉलर को आपने खुला छोड़ दिया, बाज़ार के भरोसे छोड़ दिया, जैसे आप कह रहे हैं कि $110 हो जाएगा या $120 हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। हम जब पेट्रोल ख़रीदते हैं तो अगर उसका डॉलर का दाम इतना बढ़ जाएगा तो पेट्रोल भी तो महंगा होगा, डीजल भी तो महंगा होगा। यही कारण है कि रिज़र्व बैंक जो है वो इंटरवीन करता है शेयर बाज़ार, माफ़ कीजिएगा, करेंसी बाज़ार में। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ, जब से डॉलर नीचे गिर रहा है, तो उसको थामने के लिए रिज़र्व बैंक क्या कर रहा है? रिज़र्व बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होते हैं, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वो उसमें से डॉलर बाज़ार में बेचता है या बाज़ार में छोड़ देता है।
डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है ताकि डॉलर का जब सप्लाई बढ़ेगा तो डॉलर का रेट भागेगा नहीं या वो थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि रिजर्व बैंक की जो कोशिश है ये कोई बहुत कामयाब रही है हम नहीं कह सकते, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद में लगभग ये 5-6 रुपया गिर चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक हो या भारत सरकार हो, ये इसको नीचे और नहीं जाने दे जा सकती है, क्योंकि अगर ये और नीचे जाता है तो अर्थव्यवस्था में और बड़ा संकट आ जाएगा। इस बीच विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए एक उपाय पर और मंथन चल रहा है। इन निवेशकों को भारत के सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स को घटाने या पूरी तरह खत्म करने की बात हो रही है। टेक्निकल भाषा में इसे विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। जब कोई विदेशी निवेशक भारत में सरकारी बॉन्ड या कंपनियों के बॉन्ड में पैसा लगाता है तो उसे उसका ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सरकार उस ब्याज में से कुछ प्रतिशत पैसा सीधे काट लेती है विद होल्डिंग टैक्स के नाम पर। भारत में ये टैक्स 20% है, दुनिया के बाकी कई देशों से बहुत ज़्यादा। उदाहरण से समझिए, कोई विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड में पैसे लगा करके 100 रुपये ब्याज कमाता है। विद होल्डिंग टैक्स 20% होने से उसको मिलेंगे कुल 80 रुपये। मतलब ये कि विदेशी निवेशक को अपना पूरा ब्याज नहीं मिल पाता, सरकार ब्याज देते समय ही टैक्स थोड़ा अपना काट लेती है। 2023 तक इस पर 5% की छूट थी, लेकिन वो छूट अब खत्म हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस में 11 मई को छपी आंचल मैगजीन की रिपोर्ट बता रही है कि विद होल्डिंग टैक्स पर उसको हटाने पर या कम करने पर विचार चल रहा है। कई अधिकारियों के बीच चर्चा हो रही है कि टैक्स घटाने या हटाने से वाकई विदेशी निवेश आएगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें अभी भी ज़्यादा हैं, इसलिए पैसा वहाँ जा रहा है। लेकिन एक बहस ये भी चल रही है कि सरकार ने समय पर ज़रूरी कदम नहीं उठाए। पिछले 1.5-2 साल से कहा जा रहा था कि रुपए की वैल्यू तो सरकार जानबूझकर गिरने दे रही, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे। लेकिन अब जब रुपए की वैल्यू को बचाना सरकार के बस में नहीं लगता है तो जनता पर इसका बोझ डाला जा रहा है कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सवाल है कि क्या सरकार ने देर कर दी और जो कदम सरकार जनता से उठाने के लिए कह रही है उससे कुछ लाभ भी होगा क्या? 2 बातें हैं कि जो पुराने इश्यूज़ है, जो मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा होता है, मतलब डॉलर हम ज़्यादा खर्च करते हैं और एक्सपोर्ट कम होता है, तो ये समस्या कोई एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती है, न कोई एक सरकार ख़त्म कर सकती है इस समस्या को। जब तक हम कोई ऐसी चीज़ ना बनाएं जो कि दुनिया ख़रीदने लग जाए, चाहे वो हमारी सर्विसेज हो या हमारा प्रोडक्ट हो, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और हमारा जो बड़ा खर्चा होता है वो होता है तेल पे। हमारा 85% तेल जो है विदेश से आता है, और ये आज से नहीं आ रहा है, पहले से ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है। दूसरी बात सोना है, जो कि अभी भी हम जब $100 खर्च करते हैं तो $7 से $8 हमारा खर्चा हो जाता है सोने पर, $26 करीब हो जाता है 100 में से तेल पर। तो सोना और तेल मिला के हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसका 1/3 बनता है। कहने का आशय ये है कि इनकी खपत अगर कम होगी तो हम डॉलर की बचत कर पाएंगे। हालांकि इसके दूसरे परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लो हो जाए, क्योंकि लोग अगर खर्चा कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, तो उससे जीडीपी हमारी गिर सकती है। तो बात यहाँ तक मैंने कहा ना कि समस्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए। एक तो तेल और सोना जो है हमारे खर्चे, जो एक्सपोर्ट का, जो इंपोर्ट का माफ़ कीजिएगा, एक बड़ा हिस्सा हम अपने फॉरेक्स का उस पर खर्च करते हैं और उसका दाम और बढ़ गया और महंगा हो गया। करीब $70 था प्रति बैरल युद्ध से पहले, और अब वो जो है $100 के पार जा चुका है। और बात सिर्फ बचत की आज की नहीं है, सरकार अभी भी हमारे पास करीब 9 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार है, 9-10 महीने का। सवाल ये है कि अगर ये युद्ध जो है 1 साल तक खिंच गया, अगर पेट्रोल डीजल के दाम या मतलब क्रूड ऑयल के दाम अगर प्रति बैरल $100 के पार रहे साल भर तक, तब संकट आ सकता है। तो इसलिए हम आज ये कदम उठा रहे हैं, आज हम बचत का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज नहीं किया और ये हालात काबू में नहीं आए तब ये संकट गहरा सकता है। गिरावट कब तक रहती है, कहां तक जाती है, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि क्या युद्ध के बाद हालात तय पैटर्न के हिसाब से ही बदलेंगे या भारतीय बाजार में कोई चमत्कार नजर आएगा। अब वक्त है सुर्खियों का। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है।
वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। केरलम के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली। शपथ पूरे 20 मंत्रियों के कैबिनेट के साथ ली गई। केरलम में ये 64 साल में पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली हो। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पिनराई विजयन और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए दिखे। 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद कांग्रेस ने अपने पास रखा है। तिरुवंचूर राधाकृष्णन को स्पीकर और शनिमोल उस्मान को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 22 मई को होगा। 5 जून को नई सरकार का पहला बजट आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी है, पढ़ने वाले ज्यादा हैं तो तय जगहों पर या शिफ्ट में पढ़ी जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी, कहा कि अगर लोग प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सड़क पर नहीं, सड़क चलने के लिए है और सरकार का नियम सबके लिए एक समान है। सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देंगे। मुख्यमंत्री का ये बयान बकरीद से 10 दिन पहले आया है। बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का भी समर्थन मिला है। वो बोले कि मुख्यमंत्री की ये बात खुद इस्लाम का साफ नजरिया है। मुसलमान शांति और सुकून हासिल करने के लिए मस्जिद या घर में नमाज पढ़ता है। 31 साल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। नोएडा की रहने वाली ट्विशा 2 महीने की गर्भवती थी। मिस पुणे वो रह चुकी थी, फिल्मों में भी हाथ आजमाया। भोपाल में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह से उनकी शादी हुई थी। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। ट्विशा के पिता का कहना है कि शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष परेशान करने लगा। परिजनों ने ट्विशा के पति और ससुराल वालों पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोप दहेज उत्पीड़न और जांच को कमजोर करने के लिए अपने रसूख के इस्तेमाल का भी लगा है। 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रही है कि पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल अधिकारियों से पुलिस को रात करीब 11 बजे इस घटना की जानकारी मिली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ट्विशा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उनके पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच के लिए SIT बनाई गई है। भोपाल पुलिस समर्थ सिंह की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 10,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। सामने वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा SIT गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। तो लगेज मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लगेज मटेरियल उसमें जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा PM के साथ वो नहीं दिया गया था। तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आती है सामने तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्विशा के परिवार ने शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया। एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। परिवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर के बाहर धरना दिया। कहेंगे सर, आज पुलिस की दलील बहुत अच्छी थी। पुलिस की दलील ये थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं और ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ये पुलिस की दलील सही है तो इस दलील के अनुसार जो पहला अक्यूज्ड बेल पे छोड़ा गया वो गलत है। या तो ये गलत है, या तो पुलिस गलत है, या तो पुलिस गलत है, या पहले अक्यूज्ड को जो जमानत दी वो गलत दी गई। यही प्रूव होता है ना इससे। और मानना ये है कि ये जो इनको जमानत भी दी गई है, ये बहुत रसूखदार लोग हैं, इनके तरीके हैं। कोर्ट खुलवा भी सकते हैं, इनके हिसाब से कोर्ट खुल भी सकते हैं।
वहीं ट्विशा के ससुराल वालों ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी। ससुराल पक्ष ने ट्विशा पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए, कहा कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसकी जब भी इसने MTPS वर्क अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. तो ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।